पर्यावरण उजाड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है बचाने वालों से। धरती मेरी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, धरती माँ है हमारी। यानी हमारे सामने दो इश्यूज हैं। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड हमारी घट रही है, राइट। खाना हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर जो लैंड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट में मिलावटखोरी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं खेतों में ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये रियल चैलेंज है, और जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर अभी 2 साल पहले का ही डेटा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, हरियाणा के 22 में से 16 ज़िले और पंजाब के 22 ज़िलों में जो आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है 10 पार्ट पर बिलियन एक्सीड कर गई है। और क्लोराइड फ्लोराइड के साथ भी सेम हुआ। क्यों कर गई? हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से कैंसर में भी बहुत बड़ा राइज हुआ है, 7.45% का पिछले 3-4 साल में। अगर आपको लगता है कि सरकार बदलाव लेके आ जाएगी अकेली, मैं लिख के दे देता हूँ, आज स्टैम्प साइन करके दे देता हूँ। सरकार कोई भी पॉलिसी बना ले, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ना तो वो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगी, ना उनका कोई इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप अपनी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो अभी, तो आपके नज़र में आपका रोल या आपके जैसे तमाम जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर सोसाइटी में? हमारा जो काम है, हम सरकार के साथ भी काम करते हैं, हम कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। तो बीच का जो ब्रिज होता है ना, बीच का ब्रिज है हम लोग। इधर सरकार खड़ी है, इधर लोग खड़े हैं, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे NGOs कर रहे हैं जो सरकार और कम्युनिटी दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, आसपास की जो एरिया है वहाँ पे कचरा मत फैलाइए। अब इससे ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया ना, आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, आसपास कचरा ना फैलाइए, तो ये कॉन्शियस लेवल का तो है ही है। ऑल्सो मैं इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कम्युनिटी लेवल का। पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। मैं इसमें अवेयर सिटीजन्स को खास तौर से नाम लूँगा, मेंशन करूँगा, बिकॉज वो भी ये काम कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं इस चीज़ को लेकर। तो कितने एफर्ट्स आपको लगता है कि अभी और कितने और क्या एफर्ट्स करने चाहिए बेसिकली, जिससे कि वो कॉन्शियस लेवल पे वो एक अवेयरनेस डेवलप हो पाए एक आम इंसान? ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए सरकार को। जो आदमी पर डे जितना प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन कंजप्शन करेगा, जितना यूज करेगा, उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। मतलब जब से आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं भगवान से ऊपर हूँ, ये पृथ्वी है ना, इसको कंट्रोल मैं करूँगा, और कंट्रोल कर भी रहा है, आप देख रहे हो। और उस कंट्रोल का जो हिस्सा है वो रिमोट है ना, वो कौन सी मूवी थी, PK, रिमोटवा गलत हाथ में चला गया है। और रिमोटवा जब गलत हाथ में जाता है तो वो पृथ्वी हिलना शुरू करती है, जो अर्थक्वेक के रूप में हिल रही है पृथ्वी, और फिर तबाही आती है जब पृथ्वी हिलती है। AQI की जैसे भी अब बात कर रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो 600-700 भी चला जाता है। और इसमें जब हम PM2.5, PM10 की बात करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि जिसका डायामीटर 2.5 mm होता है, उससे कम होता है, या PM10 जिसका डायामीटर 10 mm होता है, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो हवा के साथ मिक्स होकर क्या होता है, हमारे हवा में हम ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं वो अंदर चला जाता है बॉडी, जिसकी वजह से एलर्जी, अस्थमा, अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सैंडी खांडा। सैंडी खांडा इज़ अ सोशल एंड अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अ CSR लीडर। इसके अलावा ही इज़ द प्राउड फाउंडर ऑफ 2 NGOs, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन एंड इंडिया हेल्थ केयर फाउंडेशन। वेलकम सैंडी, वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपने जो मुझे इनवाइट किया, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान की पूरी टीम को कि आप उन सब लोगों की कहानियाँ लेके आते हो सोसाइटी के सामने, जो सारी चीज़ों से उठ के एक जो होता है कि मीनिंगफुल मैनर में कोई भी आदमी कोई काम करता है, लेकिन एकदम से जो सोसाइटी के लिए डेडिकेट हैं,
बिना कोई सोचे समझे कि आउटकम्स क्या होंगे। तो जिन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित किया है, ऐसे लोगों की कहानियाँ लेके आना तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली वर्ड्स सैंडी। एक्चुअली HOH के पीछे की जो टीम है वो उसकी कहानी भी ऐसी ही कुछ रही है। तो हमारी हमेशा से यही कोशिश थी कि हम समाज में जो भी चेंज मेकर्स हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में कुछ बेटर कर रहे हैं अपने लिए, समाज के लिए, हम उनको कवर करें, उनको जानें अच्छे से, उनकी कहानी, उनकी स्टोरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बस हमारा एक छोटा सा एफर्ट यही है कि जितना आप लोग इस दुनिया को एक अच्छी, एक महफूज जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें हमारे भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सके। सो ऑन दैट नोट सैंडी, लेट मी आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को काफ़ी इंट्रीग कर रहा है कि आपका नाम सैंडी खांडा है। सो आई एम श्योर ये आपका रियल नेम है और या फिर इसके पीछे कुछ कहानी है? नाम की अगर मैं बात करूं सैंडी खांडा, तो मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं हरियाणा में, और फार्मिंग बैकग्राउंड रहा है मेरी फैमिली का। और नाम की अगर मैं बात करूं तो सैंडी बड़े प्यार से मुझे लोग बचपन से बुलाते थे, और मेरा जो असल नाम था वो संदीप था, और वो संदीप से कब सैंडी हुआ होते होते, तो ये जो नाम है सैंडी, तो उसने मुझे एक अलग पहचान दी इस दुनिया के अंदर। और खांडा की अगर मैं बात करूं, जो सरनेम मैं यूज़ करता हूं, तो वो मेरे गांव का नाम है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो वो गांव को दिल में बसा के लेके जाते हैं। क्योंकि मैं खुद गांव से की पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरा बचपन और बाकी की जो अर्ली चाइल्डहुड स्कूलिंग हुई, बाकी सारी चीज़ें हुई, वो गांव में ही हुई। खेती से जुड़े रहे, पढ़ाई के साथ खेती भी करी, किसान परिवार से आते थे। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि हमारे अंदर से गांव निकाल नहीं पाते हम कुछ सिचुएशंस में। तो वो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, क्योंकि जिस गांव ने मुझे पहचान दी, जिस गांव ने मुझे एक अलग पहचान दी दुनिया से, क्योंकि जिस पहचान के लिए लोग तरसते हैं या मोहताज होते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव का कि जिसने मुझे पहचान दी और ये नाम दिया जिस नाम से मैं आज जाना जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड होता है। No, it's a very interesting thing, Sandy, क्योंकि यूजुअली आई हैवंट कम अक्रॉस मैनी पीपल जो गांव को एज अ सरनेम यूज़ करके चल रहे हैं। और इट्स इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग एंड अ वेरी प्राउड फीलिंग कि आप एक्चुअली में यू फील सो प्राउड कमिंग फ्रॉम योर रूट्स। आपकी जो रूट्स हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, उसके चलते, उसके तहत आपने अपना सरनेम डेडिकेट किया है। सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग इन इटसेल्फ, बट इट्स ऑल्सो अ यूनिक थिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे सरनेम को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सरनेम के बेसिस पे सारे डिविजन्स होते हैं सोसाइटी में। हाँ। वहाँ पे आपने अपने सरनेम को अपने गांव से रिलेट करके, अपने गांव के नाम पे एक्चुअली रख के, यू एक्चुअली किल्ड इट। वो सारी बहस जो है सरनेम वाली, वो आपने वहीं पे समाप्त कर दी। हाँ हाँ, असल प्रशांत क्या होता है हमारे देश में, खास तौर पे हमने देखा है कि जाति के ऊपर या फिर धर्म के ऊपर बहुत डिवाइड हैं लोग सोसाइटीज़ में। और जबकि जब हम पैदा होते हैं तो भगवान जब हमें पैदा करता है तो उस टाइम वो हमें ना हिंदू बना के भेजता, ना मुस्लिम बना के भेजता, ना फिर ब्राह्मण बना के भेजता, या फिर ना कोई और कोई जात में बना के भेजता। वो हमें इंसान बना के भेजता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कोई जातिगत सरनेम नहीं है मेरे पीछे, या कोई धार्मिक सरनेम नहीं है मेरे पीछे, मेरे गांव का सरनेम है। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छा संदेश भी है सोसाइटी के लिए, जहाँ इतने सारे बैरियर्स हैं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, और वो बैरियर मैंने अपने नाम से ही तोड़ दिए, तो वो काम से भी टूटे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम से ही टूटे हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने अभी मेंशन किया था सैंडी, कि जब इंसान पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में अपना एंट्री लेता है, तो उसका ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। वो तो फिर जिस फैमिली में या जिस धर्म में वो, जिस धर्म के लोगों में वो पैदा हुआ है, वो उसका धर्म डिसाइड कर देते हैं। और पैदा होने से लेके मरने तक का सफ़र वो उसी धर्म में, उसी जाति में व्यतीत करता है। तो इट्स अ वेरी, ये थोड़ा सा पेंसिव, मतलब सोचने वाला थॉट है। और
खैर इस पे तो काफ़ी चर्चाएं होती रहेंगी, तो हम शुरू करते हैं सैंडी। सिंस यू आर अ फाउंडर ऑफ 2 NGOs, तो हमें बताइए कि बिफोर बिकमिंग सैंडी खांडा अपनी जर्नी पे हमें ले जाइए। व्हाट वर योर अपब्रिंगिंग, हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग, क्या आपका कैसा बैकग्राउंड रहा, कैसे चैलेंजेस रहे, कैसा चाइल्डहुड रहा, और सारा सफ़र सैंडी खांडा बनने तक का। सो प्रशांत, मेरी अगर मैं जर्नी की बात करूं, मेरा जो जन्म हुआ हरियाणा का एक छोटा सा गांव है खांडा, जो कि नॉर्थ हरियाणा में पड़ता है। वहाँ पे मैं पैदा हुआ और मेरे फादर साहब खेती से जुड़े रहे, किसानी से जुड़े रहे, खेती करते थे, मदर हाउसवाइफ हैं। तो वो सारी चीज़ों में मैं पैदा हुआ और पला और बड़ा हुआ, और बहुत बड़े कोई किसान नहीं थे, 2-3 एकड़ की फार्मिंग करते थे, और मदर हाउस वाइफ थी जैसा कि मैंने बताया। तो बचपन में जो स्कूलिंग हुई वो भी गांव से हुई, साथ में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ खेती से बहुत क्लोजली जुड़े थे। तो मेरा जो धरती के साथ जुड़ाव है वो बचपन से गांव से ही रहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी मैं रिलेट कर पा रहा था क्लाइमेट को लेकर, या पर्यावरण को लेकर, या एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि खेती करना ही अपने आप में, जब हम खेती करते हैं तो प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ सीखते हैं पर्यावरण के बारे में। चाहे पानी के बारे में सीखना हो, चाहे हवा के बारे में सीखना हो, या फिर बाकी सब चीज़ों के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में सीखना हो। क्योंकि एक किसान जो होता है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता पर्यावरण के बारे में या प्रकृति के बारे में। तो वो सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ। वो खेती करते करते मैं बड़ा हुआ। खेती के साथ साथ मैं जिस स्टेट से आता हूँ, हरियाणा से, वहाँ और भी बहुत सारे चैलेंज रहे 90s के डेज़ में। वहाँ पे खाप पंचायत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, और उसमें भी हमारा गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन बहुत पॉपुलर रहा हरियाणा में, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी स्कीम लॉन्च करनी पड़ी सरकार को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, और उसके बाद सेक्स रेशो आपने देखा वो काफ़ी लो था हरियाणा के अंदर, क्योंकि जैसे गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन का इशू था वो काफ़ी पीक पे था, जिसकी वजह से मेल डोमिनेंस था और मेल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सेक्स रेशो कम था। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करते हुए बड़ा हुआ, और मन के अंदर टीस भी थी कि मतलब मैं कभी ऐसा बनूं। गांव में होते थे, खेती करते थे, खेत में जाते थे, आते जाते सोचते थे कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। पर वही बात आ जाती है, एक 3-4 एकड़ का किसान का बेटा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं कि मैं पॉलिटिशियन फैमिली से आता हूँ या फिर बिजनेस क्लास फैमिली से आता हूँ या बहुत लिटरेट बड़ी फैमिली है उन घरानों से आता हूँ। तो मेरा तो बड़ा सिंपल परिवार, 2-4 कमरों का घर है, वहीं पे भैंस भी रखते थे, वहीं पे खेती भी करते थे, वहीं पे पशुपालन भी करते थे, और वो सारी चीज़ें करते करते देखते देखते बड़े हुए। वो चैलेंज मेरे मन में थे कि मैं इनके ऊपर काम करूँगा, पर करेज नहीं था, क्योंकि ना तो रिसोर्सेज थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है या रिसोर्स हैं या बैक है कि मैं काम कर पाऊँ उन सोशल मुद्दों के ऊपर। पर जैसे जैसे चीज़ें आगे टाइम बीतता गया, मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई, तो स्कूलिंग के बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट होता हूँ अपनी हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2016 में मेरा एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। तो लगभग 1-1.25 साल मैंने हॉस्पिटल में गुजारा, लगभग 5-6 महीने मैदांता में, गुड़गांव में ही, और लगभग 5-6 महीने मैंने एम्स में गुजारे। लगभग 15-16 छोटी बड़ी सर्जरीज हुई, और वो मेरा ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस था। यानी कि उसमें 1 साल के अंदर जो आदमी 100 साल की एज में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, बुढ़ापे से लेके बचपन तक, वो सारी मैंने उस 1-1.25 साल में एक्सपीरियंस करी। If I may ask, Sandy, what was the nature of the accident? एक्चुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। मैं कॉलेज जाने के लिए बस का वेट कर रहा था, और फुटपाथ पे मैं खड़ा था, तो बस ने बहुत तेज़ से टक्कर मारी, और इनफैक्ट पीछे भी बस खड़ी थी। दोनों बसों के बीच में मैं क्रश हुआ, जिसके बाद मेरा ये वाला हैंड जो है बीच में से एकदम ऐसे टूट गया था, और ये वाली थाई मेरी फट गई थी, और ऊपर एब्डोमिनल काफ़ी सारी मेजर इंजरीज हुई थी। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे घर पे प्रिपरेशन हो गया था अंतिम संस्कार के लिए। तो वो मेरे लिए मतलब ऐसा था, ऑलमोस्ट 1 साल, मतलब 1 साल 1.25 साल का वो जो फेज़ था, उसमें 1-1.25 महीना मैं कोमा में रहा।
उसके बाद ऑलमोस्ट मैं 3-4 महीने के बाद आईसीयू से जब बाहर आया तब जाके मैं पहचानना शुरू कर पा रहा था लोगों को। उसके बाद वेंटिलेटर पे गुजारे मैंने ऑलमोस्ट 5-6 महीने। फिर उसके बाद सर्जरीज होती गई, इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, बट फिर भी एक कवायद नहीं थी कि मैं फिर से चल पाऊँगा अपने पैरों से। तो उसके बाद फिर एम्स में ले जाया गया। एक पॉलिटिशियन हैं परवेश वर्मा जी, अभी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग हुआ और फिर एम्स में मुझे ट्रीटमेंट मिला, काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट मिला। और डॉक्टर मधुर उनियाल के अंडर था मैं, और काफ़ी वीवीआईपी मुझे ट्रीटमेंट दिया गया, मेरी केयर हुई अच्छे से, और जिसकी बदौलत मैं फिर से दुनिया में आ पाया। बट जो मुझे असल पर्पज ऑफ लाइफ मिला, जो मेरी जर्नी है समाज सेवा में आने की, क्योंकि मैं आना तो चाहता था बचपन में, बट वो करेज नहीं था, वो साहस नहीं कर पाते हम, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। घर वालों ने एक सपना दिखा के भेजा कि इंजीनियरिंग करेगा और लड़का पढ़ाई करेगा, शादी कर देंगे और उसके बाद अपना नॉर्मल लाइफ जिएगा, एक खेती से निकल जाएगा। क्योंकि बाकी सब प्रोफेशन आप देखेंगे, पॉलिटिशियन में चाहेंगे पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन ही बने, डॉक्टर चाहेगा उसके बेटे डॉक्टर बने, और बाकी भी जो अलग अलग प्रोफेशनल हैं वो चाहेंगे उनके बेटे वो बने। लेकिन किसान या फार्मिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसान कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा खेती करे। तो वो सिमिलर कहानी मेरे साथ भी थी, क्योंकि किसानों के अपने बड़े चैलेंज हैं। जिस तरीके से बाकी सारे सेक्टर ग्रो हुए हैं, उस तरीके से जो हमारा फार्मिंग सेक्टर वो ग्रो नहीं हो पाया। इसमें हम लैक ऑफ पॉलिसीज कह लें या कुछ भी हम कह लें, तो मेरे भी परिवार ने वही सपना देखा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद अपना जो नॉर्मल जो लाइफ होती है वो जिएगा और खेती से बाहर आएगा। पर जो मैंने सोशल टैबूज और चैलेंज देखे थे बचपन में, वो करने का मन था, टीस थी, पर वो मुझे करेज नहीं मिल रहा था कहीं से, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि आप सारी चीज़ें छोड़ के और एक काम में लग जाओ। आपके पीछे परिवार भी है, आपकी परवरिश भी हुई है, किसी परिवार ने की है, आपके माता पिता भी, उनकी भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सीडेंट ने मुझे वो पर्पज ऑफ लाइफ दिया, हॉस्पिटल के बेड ने मुझे ज़िंदगी का उद्देश्य दिया। मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो ज़िंदगी है इसका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य से आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ, और उस उद्देश्य के साथ मैं जी रहा हूँ, दिन जी रहा हूँ, रात जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ का मुझे बस मलाल होता है कि जो दिशा घर वालों ने तय की मेरे लिए, उस दिशा में मैं नहीं जा पाया, और जो दिशा मेरे लिए हालातों ने तय की, मैं उस दिशा में चला गया। तो वो एक चीज़ जिसका मुझे मलाल रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने सैंडी। तो आई मीन 2016 में एक्सीडेंट हुआ आपका, तो आपने बोला ऑलमोस्ट 1.5-2 साल आपको लग गया रिकवर होने में। हाँ। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 26 एज होगी आपकी उस टाइम पे? 25 कह रहा हूँ। 25-26 थी आपकी एज। हाँ। जब आपने आपको आपकी ज़िंदगी का वो पर्पस मिला। हाँ, जब आपने सोशल एक्टिविज्म के क्षेत्र में कदम रखा, बेसिकली बिल्कुल। यू वर 25 एट दैट टाइम। हाँ, 20s के डेज में मैं एकदम उतर चुका था मैदान में। जिस उम्र में युवा लोग अपना करियर से रिलेटेड चैलेंजेस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, हाँ, उसमें यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे सोशल एक्टिविज्म जैसे क्षेत्र में, एरिया में कदम रखना है, एंड यू वर सो क्लियर इन योर हेड दैट व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू इन दिस सेक्टर। तो इस पे मेरा बेस्ड एक क्वेश्चन है कि जिस एज में पीपल आर सो कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड्स टू देयर करियर्स, कि उनको क्या यार करियर ऑप्शन चूज करना है, वेदर दे हैव टू एंटर अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, अ गवर्नमेंट फील्ड, और वेदर दे हैव टू परस्यू एनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। वहाँ पे आपने, आई अंडरस्टैंड कि वो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हुआ, बट देन उसके बाद आपको नहीं लगा कि यार आई शुड ऑल्सो परस्यू सम ऑर्थोडॉक्स फील्ड्स रादर देन सोशल एक्टिविज्म वाले सेक्टर में एंट्री करने के? बिकॉज इसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसा आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं है, तो आपके पास ऑब्वियसली इतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होगा टू सर्वाइव इन दिस सेक्टर। तो व्हाई ओनली सोशल एक्टिविज्म एज अ करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया व्हेन यू कुड हैव चोजन सो मच अदर ऑप्शंस, जो क्लीशे ऑप्शंस जिनको कहते हैं समाज में जो हैं? तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात करी थी आपने अभी कि आप जब बड़े हो रहे थे अपने गांव में,
तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रिवलेंट थी, ओल्ड कस्टम्स इन द इंटीरियर्स ऑफ विलेजेस लाइक हरियाणा, जहाँ पे सेक्स रेशियो वाज थोड़ा सा हिला हुआ था बिकॉज दे डिडंट सपोर्ट द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड। लेकिन आज वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जो एक टाइम पे नारा हुआ करता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी लड़ाओ। तो बिल्कुल। हरियाणा से जितने रेसलर्स निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि बेटी को बचाने और पढ़ाने के अलावा लड़ाने में भी बहुत फोकस है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग इन इटसेल्फ। तो हाँ, तो वाई ओनली यू चोज सोशल सेक्टर एज योर करियर ऑप्शन? बिकॉज अब आपकी लाइफ डिफाइंड हो चुकी है इस सेक्टर से। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जब तक आप हैं इस पृथ्वी को ग्रेस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस से, आप इसी सेक्टर में रहेंगे, इसी सेक्टर में आपका योगदान रहेगा। सो वाई ओनली सोशल सेक्टर, वाई नॉट एनी अदर सेक्टर? सो प्रशांत, इसका बहुत अगर मैं क्लियर कट जवाब दूं, जो चैलेंज मैंने फेस की अपनी लाइफ में एक्सीडेंट से पहले भी, जो टैबूज़ की बात हो रही है, तो वो सारे टैबूज़ मैंने क्लोजली देखे थे, महसूस किए थे अपने गांव में, अपनी कम्युनिटी में। पर वो करेज नहीं था। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कोई चांस नहीं था कि मैं फिर से लाइफ में आऊँगा। तो वो मेरे लिए सबसे मतलब मैं इसको एकदम से ये कहूँगा कि ये कुछ चमत्कार ही हुआ है। मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ या मैं एनजीओ चला रहा हूँ या सोशल वर्क में आ रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता जिस स्टेज से मैं वापस आया हूँ लाइफ में, बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं उस स्टेज पे। मेरी अगर मैं आज भी वो एक्सीडेंट की फ़ोटो देखूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100 में से 100 लोग, एक भी आदमी मुझे पहचान नहीं सकता। तो जिस स्टेज से मैं वापस आया हूँ, मतलब जिस स्टेज से कोई चांस ही नहीं था वापस आने का, और वापस बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से आया हूँ मैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसने काम किया, इलाज। अब ठीक है, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, अलग अलग सपोर्ट मिली मुझे, बट उसके पीछे मेरा जो साहस था ना, हिम्मत थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और उस हिम्मत का बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा कि 70% रोल रहा मेरे ठीक होने में। क्योंकि मतलब शायद ही मैं बहुत पेशेंटों के साथ रहा, आईसीयू में भी रहा, बाकी जगह भी, तो मेरा तो हर हफ्ते 10 दिन में ऑपरेशन के लिए जाना बहुत यूज टू हो गया था मैं। तो मतलब ऑपरेशन थिएटर में लोगों को डर लगता है ना, तो मैं हंसते हुए जाता था। स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ है, चल नहीं सकता एक इंसान, यंग लड़का 20s के डेज में, हाथ हिल नहीं सकते, खाना खा नहीं सकता, लेटा हुआ है फ्लैट बेड पे और हंसते हुए जा रहा है, मजाक कर रहा है डॉक्टर्स के साथ। मतलब एक मुझे ये हो गया था, मतलब महसूस कि मतलब ये लाइफ अगर मुझे फिर से मिल गई ना, तो मैं इसका ना इस्तेमाल ऐसी चीज़ के लिए करूँगा जो मैंने बचपन से सोचा था। मतलब वो पर्पज डिफाइन मेरा हो गया वहीं पे। और पर्पज का, क्योंकि आप किसी ने हर चीज़ के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है इंसान का कि मुझे उस फील्ड में क्यों आना है। अब बहुत सारे लोग हैं सोशल वर्क में प्रोफेशनली आते हैं, पर जो मेरा सोशल वर्क में जो आना हुआ, ना तो मैंने सोशल वर्क में पढ़ाई की थी, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरा जो सोशल वर्क में आना हुआ, जो मुझे उतरना पड़ा सोशल वर्क में, वो मेरे हालातों ने तय किया है। वो ऐसा नहीं कि मैं सोशल वर्क की पढ़ाई करके तब सोशल वर्क में आया हूँ। यहीं पे एक्चुअली दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड, क्योंकि आपने ये पिछले सवाल में भी ये बात मेंशन करी थी कि सोशल सेक्टर आपने चूज़ नहीं किया है, सोशल सेक्टर ने आपको चूज़ किया है। बिल्कुल। तो बेसिकली आपके हालातों की, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ बिकॉज एक्सीडेंट हुआ, आई अंडरस्टैंड इट वाज अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट, एंड आपको किन हालातों से गुजरना पड़ा, ऊपर आला ना करे किसी को ये ऐसे दिन देखने पड़े। बट देन ये आप जो कह रहे हैं मेरे हालातों की वजह से मैं सोशल सेक्टर में कदम रखता हूँ, तो मतलब कोई इंसान अगर इस इतने भयावह एक्सीडेंट से निकल के आता है, तो क्या पहला, मतलब मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, तो पहला तो इंस्टेंस उसका ये होता है कि चलो ही और शी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड कि उसने उसको ज़िंदगी में दूसरा मौका दिया है। पहली बात तो ये। अब दूसरा मौका दिया है, तो क्या अब वो इस मौके को कैसे यूटिलाइज करता है? बिल्कुल। तो आपके जहन में सोशल सेक्टर ही क्यों आया? बिकॉज
मैं समझ रहा हूँ कि हालातों ने आपको इस सेक्टर की तरफ बढ़ाया, बट आप ये भी तो ऐसा भी तो सोच सकते थे जैसे आज का युवा सोचता है कि चलो यार दूसरी लाइफ मिल गई है, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक अच्छी सी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करता हूँ, अच्छे से किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके नौकरी करता हूँ, खूब पैसे छापता हूँ, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देता हूँ। तो ऐसा भी तो सोच सकते थे आप। वाई ओनली यू थॉट कि नहीं चलो अब मेरी जो बची कुची लाइफ है वो मैं सामाजिक सेवा में लगा दूँ? क्योंकि एक तो भगवान ने मुझे वो एक्सपीरियंस कराया जो शायद लोग एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते हैं, मतलब नियर डेथ मैं कहूँगा। मतलब जब जिसके घर पे तैयारी हो चुकी हो अंतिम संस्कार के लिए मेरे, तो मतलब इसको आप क्या कहेंगे, मतलब अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां हो चुकी हो मेरे घर पे, और 0.001% चांस हो मेरे बचने के। और 1 साल के उस फेज़ में मैं कोमा में भी रहता हूँ, मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं स्ट्रक्चर में एम्बुलेंस से भी आता जाता हूँ, मैं व्हीलचेयर पे भी चलता हूँ, मैं वॉकर से भी चलता हूँ। तो जो एक इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो फेस करता है, उसको चलना नहीं आता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, व्हीलचेयर से चलता है, वॉकर पकड़ के चलता है, वो सारी चीज़ें मैंने 1 सवा साल के फेज में एक्सपीरियंस कर ली। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। तो मेरा जो उद्देश्य मुझे मिला हॉस्पिटल से, एक तो मेरा जो बचपन के जो टैबूज थे, जो चैलेंजेस थे, जो हालात थे, वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ जब वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो लाइफ है, अगर भगवान मुझे फिर से लाइफ देता है तो मैं ये समर्पित करूँगा लोगों को, अपनी कम्युनिटी को। जो चैलेंजेस मैंने फेस किए या मेरी विद इन फैमिली मैंने फेस किए या विद इन कम्युनिटी फेस किए, वो आगे वाले फ्यूचर जनरेशन, मेरे गांव के दूसरे बच्चे ना फेस करें, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है या कम्युनिटी है उसके दूसरे बच्चे ना फेस करें। तो वो चीज़ें, जो उद्देश्य मुझे जो दिया एक्सीडेंट ने जो दिया, वो उद्देश्य ने मुझे इतना गंभीर बना दिया इस सोच के प्रति। और ऐसा नहीं है, ये एक बीज पनपा है, जो बीज पनपा हॉस्पिटल के बेड पे, और वो पनपते पनपते वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो पेड़ बनने लग गया, जो कि अभी महसूस भी कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान नहीं था ये। सैंडी, दिस ब्रिंग्स मी, मैं वही पूछने वाला था आपसे कि जब आपके जहन में ये बीज आया कि अब मुझे ये जो सेकंड मौका मिला है लाइफ में, इसको आई शुड पुट माई सेल्फ टू अदर सर्विस, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बिकॉज सी, समाज में अताह मुद्दे हैं जिसको अगर एड्रेस करने पे कोई आ जाए बिल्कुल, तो शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी वो एड्रेस करते करते। तो आपने जो चुनिंदा मुद्दे चुने, बेसिकली जो आप आज कर रहे हो आज की डेट में विद ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन एंड विद इंडिया हेल्थ केयर, तो वाई आपने यही 2 मुद्दे क्यों चूज़ किए? आई मीन आप कुछ और भी कर सकते थे, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, जैसा कि मैं बताऊं, पर्यावरण, तो पर्यावरण से मैं जुड़ा रहा बचपन से। खेती मैंने करी खुद भी, पढ़ाई के साथ साथ 12th तक मैं पूरा खेती से जुड़ा रहा बहुत क्लोजली, और बहुत लेटर स्टेज में हमने खेती करनी छोड़ी। और पशुपालन से भी जुड़ा रहा क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ, तो पर्यावरण के साथ मेरा जुड़ाव बहुत पहले से था। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण इश्यू बढ़ रहे थे, ख़ास तौर पे मेरे रीजन में, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ हरियाणा एनसीआर का पार्ट बन चुका था। खेतों की जो लैंड थी वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए मैंने देखा, मतलब सामने से एक्सपीरियंस किया, और वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और जिसकी वजह से हवा बहुत इम्पैक्ट हुई हरियाणा की, और लोगों का जो को एग्जिस्टेंस होता है प्रकृति के साथ, मतलब जो जुड़ाव होता है, आजकल एक रिसर्च बड़ी पॉपुलर है कि ह्यूमन नेचर का जो कनेक्शन था वो 60% कम हुआ है पहले से, तो वो एक्चुअल में ही कम हुआ है। तो वो जो को एग्जिस्टेंस है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो धरती है उसको हम माँ मानते थे, बट अभी क्या हो गया, जब से रियल स्टेट आया और अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे ये एनसीआर बेल्ट में आधे से ज़्यादा हरियाणा एनसीआर का पार्ट बन गया, तो ज़मीन को एक बिजनेस या कमर्शलाइज हो गई है लैंड, बिजनेस का एक धंधा बन गई है लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड थी। तो अब धरती माँ नहीं रही। माँ अगर होती तो शायद कमर्शियल नहीं होता। तो ये सारे जो मुद्दे हैं मैंने बचपन से जिए, क्योंकि मैं खुद किसान और मेरी खुद की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो अगर मुझे कोई बोले कि माँ बाप के बाद या खुद के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार करते हो, तो प्रकृति या लैंड रहेगा मेरा।
ऑप्शन। तो आप भी, आपने कभी ऐसा बोला है ये धरती मेरी माँ है? बिल्कुल बिल्कुल, धरती माँ है हमारी, क्योंकि हमारे तो क्योंकि साउथ एशियन जो रीजन है इस सब कॉन्टिनेंट में, चाहे कोई भी देश है, हमें ना मतलब धरती माता और आकाश पिता, और जिसका आप देखेंगे भी बड़ी एक खूबसूरती है हमारे कल्चर की, कि हवा को हम पूजते हैं, पानी को हम पूजते हैं, पंचभूत। अग्नि को हम पूजते हैं, आकाश देवता, धरती माता। तो मतलब प्रकृति को बराबर का स्थान दिया गया है इंसान के, जीवंत है वो, और प्रकृति के बिना कोई कल्पना ही नहीं है इंसान की। और अब जो हो रहा है, प्रकृति की कौन परवाह कर रहा है? कमर्शलाइज हो जाए, जितना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लो। आफ्टर इफेक्ट्स हम देख ही रहे हैं, जो इतने फ्लड्स आए हैं पूरे देश भर में, तो विजिबल है ही। क्लाइमेट चेंज इज एब्सोल्युटली विजिबल। आप 1 महीने की बात कर लो, 1 महीने में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए इंडिया के अंदर क्लाइमेट को लेकर। क्लाउड बर्स्ट हुआ उत्तराखंड के अंदर, काफ़ी लोग मरे। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ हिमाचल में, काफ़ी लोग मरे। लैंडस्लाइड भी हुआ जिसमें भी लोग मरे। फिर हमारा हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे लोग भी मरे, लैंडस्लाइड भी हुआ। उसके बाद अभी पंजाब में आप सबको पता है फ्लड आई हुई है, वहाँ भी मतलब अराउंड 50 लोग मर चुके हैं। और कितने लोगों के जो पशुपालन में जो लोग थे, किसान थे, उनके पशु बह के बॉर्डर पार चले गए। जो बॉर्डर हमने बनाया था इंसान ने, वो बॉर्डर भी बह गया उसी पानी में। लोगों ने इतनी मेहनत से घर बनाए थे, वो आज खुद के घरों में बेघर हैं। तो इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या होगा क्लाइमेट चेंज का? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हिमालयन रीजन में क्यों हो रही है, साउथ में नहीं हो रही है? क्योंकि हिमालयन जो रीजन है, नवा नवेला एक पहाड़ है, हिमालय जो श्रृंखला है, और कितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के पानी आ रहा है कितना, जिसकी वजह से हम देखते हैं कितनी ठंड पड़ती है आजकल। हीट वेव की वजह से देखो आप, एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो प्रोडक्शन हमारी निकलती है खेती के अंदर से, उसमें भी कमी आ रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती हैं वो स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन में ही फसल होती है। वही इंसान को भी स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है, क्योंकि हम प्रकृति से ही बने हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। खाना जो हम खा रहे हैं उगा के धरती से, सोयल से, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। तो अगर प्रकृति को अगर हम हटा देते हैं, तो इंसान की कोई कल्पना मुझे करके दिखा दे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मेंशन किया सैंडी। ये जो क्लाइमेट चेंज एक वर्ड है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मतलब 30 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ इस टर्म को। बचपन में हम लोग इस पे ड्राइंग कंपटीशन में पेंटिंग्स बनाया करते थे, या एसे राइटिंग कंपटीशन में एसेज लिखा करते थे, या इस पे काफ़ी सारे पैनल डिस्कशंस होते थे, या डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उन सब में बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बट बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती है, बड़ों को तो आई एम श्योर उस टाइम पे भी होगी कि क्लाइमेट चेंज क्या है। बट कभी किसी ने भी क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियसली नहीं लिया जितना कि पिछले कुछ सालों में जो नेचर ने जो हमें रिस्पॉन्स किया है, जो हमारे एक्शंस थे उसके अगेंस्ट जो नेचर ने रिटेलिएट किया है। तो तब शायद लोगों को समझ में आने लग गया कि यार क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल फिनोमिना। और अब जैसा कि आप अभी बोल भी रहे थे कि हीट वेव कितनी बढ़ गई है साल में। अब मुश्किल से 2 महीने की ठंड होती है नॉर्थ इंडिया की, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आगे को ये सारी कंडीशंस जो हैं ये आई एम श्योर डिग्रेड ही होंगी। तो यहाँ पे हमारी और आपके या आपके जैसे एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है इसको एलिवेट करना, इसको रोकना, इसको कम करना। तो दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन सैंडी। सरकार तो अपने कुछ कुछ स्कीम्स, कुछ कुछ प्लान्स निकालती रहती है एनवायरनमेंट को लेके, बट वो तो निकाल ही रही है इतने सालों से, 30-40 सालों से तो वो कर ही रही है। बट कुछ हमें इफ़ेक्ट, एक पॉजिटिव या हल्की सी एक रे ऑफ होप जैसा कुछ इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। इंस्पाइट कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट वाले जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं दिन रात, उनके एफर्ट्स भी जब ऐसी आपदाएं आती हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं,
ऐसी आपदाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन करता हूँ फिर कि क्या उनके एफर्ट्स रंग नहीं ला रहे हैं, या कहाँ पे उनके एफर्ट्स चूक जा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, या सरकार से उन्हें उतनी कोऑपरेशन हेल्प नहीं मिल रही है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? बड़ा हास्यास्पद होगा, मतलब पर्यावरण उजाड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है बचाने वालों से, जिसकी वजह से वो जो एफर्ट हैं वो दिख ही नहीं पा रहे हैं, उनकी कोई विजिबिलिटी नहीं आ पा रही है। और क्लाइमेट चेंज कोई एक इवेंट नहीं है। अभी हमने क्लाउड बर्स्ट की बात करी, फिर लैंडस्लाइड की बात हुई, अर्थक्वेक की बात हम अफ़गानिस्तान में अभी सामने देखा कितने लोग मरे। तो पहले क्या होता था, ये बड़े रेयर होते थे कि कभी 5-7 साल में 10 साल में भूकंप आया, पर अब इतने फ्रीक्वेंट क्यों होने लग गए। अब फ्लड की बात करूं, पिछले 10 साल की मतलब हिस्ट्री उठा के आप देखो, पंजाब में, हिमाचल में हर 2 साल छोड़ के फ्लड आने लग गई। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये एक तो जैसा मैंने बताया कि हमारा रेगुलर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, रियल स्टेट वहाँ पे आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होकर वहाँ पे रियल स्टेट बिल्डिंग्स बन रही हैं। यानी हमारे सामने 2 इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड हमारी घट रही है, राइट। खाना हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर जो लैंड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिनको खाना खाना है, लेकिन खाना पैदा करने के लिए जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मार्केट में मिलावटखोरी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आप देखेंगे हर किसी चीज़ में मिलावट, आजकल पनीर में मिलावट आ गई, दूध में मिलावट आ गई, हम क्या खा रहे हैं उसमें मिलावट आ गई, हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं खेतों में ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये रियल चैलेंज है। और अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे खेतों में, और उसके अंदर जब पानी डालेंगे हम इरिगेट करने के लिए उस लैंड को, उसके अंदर मिक्स होकर उसी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा वो जहरीला पानी, और जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर अभी 2 साल पहले का ही डेटा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है, हरियाणा के 22 में से 16 ज़िले और पंजाब के 22 ज़िलों में जो आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है 10 पार्ट पर बिलियन एक्सीड कर गई है। और क्लोराइड फ्लोराइड के साथ भी सेम हुआ। क्यों कर गई? हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से कैंसर में भी बहुत बड़ा राइज हुआ है 7.45% का पिछले 3-4 साल में। ये चिंता का विषय। मतलब हमें ना खुद मरने की ज़रूरत ही नहीं है, हम काम ऐसे कर रहे हैं जिससे हम मर जाएंगे एक दिन, और वो हो रहा है, मर रहे हैं लोग। मैं जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ। अब कोई आदमी जो पॉलिसी बना रहा है इसी कमरे में बैठ के, उसको पता नहीं है खेत में क्या हो रहा है, खेती कैसे हो रही है, लेकिन वो पॉलिसी बना रहा है उस एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो कैसे समझ सकता है कि चैलेंज क्या है। और इन चैलेंजों को, अब रही बात की अकेली क्रेडिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, और हम लोग फेल हुए हैं इस जिम्मेदारी में। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सोचते हैं सरकार ही करेगी, सब कुछ सरकार ही करके दे देगी, नहीं होगा। जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी, सरकार को भी लेनी पड़ेगी, पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि हमें जो एफर्ट करने पड़ेंगे वो कम्युनिटी लेवल भी होने चाहिए, पॉलिसी लेवल भी होने चाहिए, और गवर्नेंस लेवल भी होने चाहिए। अगर ये तीनों कलेक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ आदमी ही एफर्ट करेगा तो वो फेल है, सरकार ही करेगी तो वो फेल है। अगर आपको लगता है कि सरकार बदलाव लेके आ जाएगी अकेली, मैं लिख के दे देता हूँ, आज स्टैम्प साइन करके दे देता हूँ, सरकार कोई भी पॉलिसी बना ले, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ना तो वो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगी, ना उनका कोई इम्पैक्ट होगा। अब सरकार बोलती कि कचरे को आप सेग्रीगेट करो, कौन करता है? नहीं करते हैं। सरकार बोलती खुले में कचरा मत डालो, फिर भी डाल रहे हैं लोग। मैं दिखाता हूँ गुड़गांव में। आई एग्री, मैं तो इस सब बातों को डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कॉन्शियस लेवल का। बिल्कुल आई एग्री कि सरकार एक हद तक हेल्प कर सकती है आपकी। अगर आप खुद आपकी हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं तो सरकार या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आई एग्री विद योर पॉइंट। तो यहाँ पे एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप अपनी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो अभी, तो
आपके नज़र में आपका रोल या आपके जैसे तमाम जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर सोसाइटी में? अगर मैं एक्टिविस्ट के रोल की बात करूं या फिर जो भी काम मेरे जैसे काम करने वाले लोग हैं उनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारा जो काम है हम सरकार के साथ भी काम करते हैं, हम कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। तो बीच का जो ब्रिज होता है ना, वो बीच का ब्रिज है हम लोग। इधर सरकार खड़ी है, इधर लोग खड़े हैं, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज कर रहे हैं जो सरकार और कम्युनिटी दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब बहुत सारे एनजीओज बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर काम करेंगे तो ये जो ब्रिज है, ये कनेक्शन है कम्युनिटी का और सरकार का, वो और स्ट्रोंग हो पाएगा और वो और अच्छा आउटकम दे पाएगा और अच्छा इम्पैक्ट दे पाएगा। इम्पैक्ट की बात करी आपने, बिल्कुल। तो इससे मेरे को एक क्वेश्चन आया। ये जितने भी आपने अभी मेंशन किया तमाम एनजीओज हैं, ये ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। बिल्कुल। तो हम लोग काफ़ी सारी बातें सुनते हैं टीवी पे, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, हर जगह सुनते, पढ़ते, देखते हैं कि तमाम एनजीओज काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए या और भी सारे सोशल मुद्दे हैं उनके पीछे काम कर रहे हैं, बट सुन ही रहे हैं। अगर एक लेमैन की मैं बात करूं, एक आम आदमी की बात करूं, तो आम आदमी अगर किसी एनजीओ से जुड़ा नहीं है, लेट्स से अगर जुड़ा है तो वो देख रहा है ग्राउंड पे क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं या चल रही हैं। अगर कोई जुड़ा ही नहीं है किसी एनजीओ से, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना व्यस्त है अपने परिवार को संभालने में, अपने परिवार के लिए रोटी कमाने में, कि उसके पास टाइम नहीं है कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ सर्विस कर पाऊँ या मैं किसी एनजीओ से जुड़ पाऊँ। और शायद वो जाने अनजाने में ऐसी कुछ उसकी हरकतें हो रही हों जो नुकसान पहुंचा रही हों एनवायरनमेंट को किसी तरीके से। आपने एक एग्जांपल दिया था, कचरा फैला रहे हैं सब, तो ये कॉन्शियस लेवल पे लोग करते हैं। हाँ, अगर कोई इतना अवेयर है कि इसके रिपरकशंस, इसके नतीजे क्या होंगे, तो शायद वो एक बार झिझके कूड़ा फेंकने से या कुछ भी ऐसा काम करने से जिससे हमारे समाज को या आने वाले पीढ़ी को नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस बैड एक्ट ऑफ देयर्स। बट अगर कोई, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर कोई जुड़ा ही नहीं है किसी एनजीओ से या उसके पास टाइम ही नहीं है सामाजिक सेवा के लिए या कुछ भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो क्या ये एनजीओज, क्या आप जैसे एक्टिविस्ट जो हैं वो उस तक कैसे पहुंच रहे हैं? तो सबसे पहले प्रशांत, बड़ा सिंपल है। अगर आपको प्रकृति को या पर्यावरण को बचाना है ना, तो आपको एनजीओ खोलने की ज़रूरत, और ज़रूरी नहीं कि आप एनजीओ से जुड़ के ही करें। अगर मैंने बात की थी कि धरती माता, आकाश पिता, वायु की भी हम लोग पूजा करते हैं, अग्नि की भी करते हैं, पानी की भी करते हैं, नदियों की पूजा होती है, माँ बोलते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, धरती माँ। धरती माँ। तो मतलब देख रहे हो कि मतलब जो जन्म माँ देती है हमें, उसके बराबर का दर्जा हमने किसको दिया? नदी को दिया, जिससे पानी बह रहा है, और उसके बराबर का दर्जा हमने धरती को दिया, जिससे हम अन्न उगा के खा रहे हैं। तो ये हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी संस्कृति का पार्ट थी। 20-30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बचपन में पढ़ाई छोड़ दो, करिकुलम छोड़ दो, दादी माँ या बड़े बूढ़े होते थे घर के बुजुर्ग, पेड़ नहीं काटना है, शाम होने के बाद पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना है, बहती नदी में आपको कंकर या ईंट या पत्थर नहीं फेंकना है। ये संस्कार का पार्ट था। ये मैं रिवायतें, रीति रिवाज बता रहा हूँ जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, जिस स्टेट से मैं आता हूँ, जो बचपन में मैंने देखे हैं, सीखे हैं। किसी किताब में नहीं लिखा। कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं थे, कोई एनजीओ नहीं थे लोगों के, लेकिन ये हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है। क्या इतना भी समय नहीं है एक इंसान के पास 24 घंटे में से कि वो जिस धरती से हवा ले रहा है, जिस धरती से पानी पी रहा है, जिस धरती से खाना खा रहा है, उसके लिए इतना भी टाइम नहीं कि वो इतना टाइम दे सके। जरूरी नहीं उसके लिए एनजीओ से जुड़ना पड़े। आप अपने लेवल पे कर सकते हो। आप कचरा मत फैलाओ, आप पॉलिथीन मत यूज़ करो, आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत यूज़ करो। अपनी जिम्मेदारी आप ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिविस्ट बनना है, आपको एनजीओ चलाना है। नहीं, मैं नहीं बोलता। अब हमारी 125 करोड़ का देश है, सबको मैं नहीं चाहता कि आप एनजीओ से जुड़ो। आप खुद अपने लेवल पे अपनी अपनी जिम्मेदारी जब ले लेगा ये देश, मुझे लगता है कि एनजीओ की ज़रूरत जो पड़ रही है अभी, वो शायद नहीं पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि एनजीओ की ज़रूरत ना पड़े। मेरा सवाल आपसे सैंडी ये है कि आज
की डेट में एनजीओज या एक्टिविस्ट जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने बोला कि कूड़ा फैलाने या कचरा फैलाने वालों की संख्या ज़्यादा है और हटाने वालों की कम है। तो वो एक जो गैप है वो आपको क्या लगता है वो कैसे एड्रेस होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आज की डेट में जितने एफर्ट्स कर रहे हैं एनजीओज इस फील्ड में, स्पेशली अगर मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की बात करूं, तो क्या लगता है आपको और कितने एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि एक कॉन्शियस डेवलप हो पाए एक आम इंसान में कि नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल लाइफ, मुझे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, मुझे कचरा नहीं फैलाना है, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल इधर उधर नहीं फेंक दूँ, या मैं घूमने जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, पहाड़ों पे जा रहा हूँ तो वहाँ कचरा ना फैलाऊँ। यूजुअली क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं, मैं इसमें अवेयर सिटीजन्स को ख़ास तौर से नाम लूँगा, मेंशन करूँगा, बिकॉज वो भी ये काम कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, या वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं इस चीज़ को लेके। तो कितने एफर्ट्स आपको लगता है कि अभी और कितने और क्या एफर्ट्स करने चाहिए बेसिकली जिससे कि वो कॉन्शियस लेवल पे वो एक अवेयरनेस डेवलप हो पाए एक आम इंसान? मुझे जो लगता है, एक तो पॉलिसी लेवल पे ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए सरकार को। जो आदमी पर डे जितना प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलिथीन कंजप्शन करेगा, जितना यूज़ करेगा, उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। दूसरा, फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हम पेट्रोल, डीजल या अलग अलग कोल बर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं या फैक्ट्रीज़ करती हैं, उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स होना चाहिए अलग से। कि मान लो आपके पास कार है, अगर आप उससे फॉसिल फ्यूल बर्न करके घूम रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए अलग से, स्पेशल ग्रीन टैक्स। और उसको, उस टैक्स से जो पैसा आएगा उस पैसे से इंसेंटिवाइज करना चाहिए उन लोगों को जो फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे, जिनका जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है, पॉलिथीन वेस्ट है या ओवरऑल वेस्ट है, वो बहुत लो होगा या होगा ही नहीं। तो उन लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए उस टैक्स के पैसे से, ग्रीन टैक्स के पैसे से। पोल्यूटर जो पैसा देंगे ग्रीन टैक्स के रूप में, तो ये होना चाहिए। क्योंकि पॉलिसी बना दो, भाषण कर लो, मोटिवेट कर लो, लोग नहीं मानेंगे। दे हैव मनी, वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया हम चला रहे हैं और पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, और हो भी रहा है ऐसा। जब से इंसान ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम पैसे से ना गाड़ियां तो चला रहे हैं, पैसे से अच्छे महंगे घर भी ले रहे हैं, वो ये सोचने लग गए ना जब से कि हम पैसे से धरती को भी चला सकते हैं। जब चाहे बारिश करा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन, जब चाहे हम बारिश को रोक सकते हैं, जिस पहाड़ को हम मन चाहे काट के उसके अंदर से सुरंग बना के रेल पटरी बना सकते हैं। मतलब जब से आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं भगवान से ऊपर हूँ, ये पृथ्वी है ना, इसको कंट्रोल मैं करूँगा, और कंट्रोल कर भी रहा है, आप देख रहे हो। और उस कंट्रोल का जो हिस्सा है वो रिमोट है ना, वो कौन सी मूवी थी, पीके, रिमोटवा गलत हाथ में चला गया है। और रिमोटवा जब गलत हाथ में जाता है तो वो पृथ्वी हिलना शुरू करती है, उस जो अर्थक्वेक के रूप में हिल रही है पृथ्वी, और फिर तबाही आती है जब पृथ्वी हिलती है। जैसे बाढ़ आई अभी पंजाब में, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कोरोना में लोगों ने देखा, इंसान बने कुछ महीने के लिए, लेकिन वो इंसानियत कुछ महीने की थी, फिर से लोग ऐसे ही हो गए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारियों को हमें समझना पड़ेगा, अकेला सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, ये एक चीज़ है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कचरा आपने फैलाया, गाली आप कचरे वाले को दोगे। एक ही उसमें आप इकट्ठा डाल रहे हो, जो आपके छिलके हैं फलों के, सब्जियों के, उसी में आपके प्लास्टिक पॉलिथीन के वेस्ट हैं, वो डाल रहे हो, आप दे रहे हो। हमारे यहाँ 50-60% ही रिसाइकिल हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास वैसा। जब रिसाइकिल ही नहीं हो पाता है तो आप उस सोर्स को ही कट कर दो ना, जो सोर्स है उसका पोल्यूशन का, प्लास्टिक पॉलिथीन का, आप यूज़ करना ही बंद कर दो। कपड़े के थैले में सब्जियां लेके आओ मंडी से, कितना आसान है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 100, 200, 300 रुपये का अच्छे वाला थैला ले लो, 2-4 साल आराम से निकाल देगा, बायोडिग्रेडेबल है, फेंको भी के तो उससे पोल्यूशन नहीं होने वाला है ना, उससे सोयल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मेटल की बोतल ले लो, सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल यूज़ करना बंद कर दो। सस्टेनेबल पैकेजिंग शुरू करो फूड में। जोमेटो, स्विगी से खाना बनाते हो, इंसिस्ट करो कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे,
जब तक आप सस्टेनेबल पैकेजिंग नहीं करके दोगे। जीरो प्लास्टिक चाहिए, जीरो पॉलिथीन चाहिए, करना पड़ेगा उन्हें। लोग ऑर्डर करना बंद कर देंगे तो करना ही पड़ेगा उनको। तो हमारे हाथ में है, ये कंजप्शन हम लोगों ने बनाई है। 20-30 साल पहले नहीं था ऐसे। गांव में शादियां होती थी, गांव का खुद का बर्तन बैंक होता था। ये वो बर्तन लेके आते थे शादियों में, वो यूज होते थे, वही धो के वापस रख के आते थे। मतलब ये सस्टेनेबिलिटी हमारे संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति कोई ये नहीं 100-200 साल पुरानी है। हमने तो मतलब ऐसे नहीं भारत को विश्व गुरु बोलते, हमने जीरो दिया। और जो सस्टेनेबिलिटी, हम प्रकृति को क्यों मानते हैं, मतलब आदमी के बराबर का दर्जा देते हैं, कोई लॉजिक रहेंगे होंगे उसके पीछे, और लॉजिक सबको दिखते हैं आज। तो यही मेरा जो क्वेश्चन था आपसे, वो यही था कि कॉन्शियस, जो आपने बोला ना कि हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अभी आपने स्विगी जोमेटो वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिया है कि ऑर्डर मत करो यार, अगर वो सस्टेनेबल पैकेजिंग में आपको खाना नहीं दे रहा है। तो ये कॉन्शियस लेवल वाले जो चीज़ें हैं, ये कॉन्शियसली आ नहीं रही है ना लोगों के अंदर। तभी आपने शायद मेंशन किया कि अगर ये लाना है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कुछ हमें ऐसे इफेक्ट्स या चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे आपने ग्रीन टैक्स बोला, तो ये तमाम तरीके के जो टैक्स बोले आपने, तो ये जब इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि वही हमारे साथ केस क्या है, हमारे साथ सीन क्या है अभी, अगर हम हमारे साथ बोल रहा हूँ तो मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, हिंदुस्तानियों के साथ क्या सीन है कि जब तक डंडे पे काम ना कराया जाए ना, तब तक काम होते नहीं है। बिल्कुल। तो आपने जो भी टैक्स वाले जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये डंडे वाले काम है, क्योंकि कॉन्शियसली हमसे तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आज भी लोग पन्नियों की थैलियों में सब्जियां खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और वही प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो हम तो आई एम श्योर कि चलो 10% लोग फिर भी अवेयर हो जाएं, बट 90% विल स्टिल रिमेन द सेम। तो क्या वो डंडे की ही ज़रूरत है तभी काम हो पाएंगे? क्योंकि कॉन्शियसली तो आई कैन सी इट्स अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम एंड आई कांट सी इट हैपनिंग विद इन 100 years ऑल्सो। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला जो नारा दे रहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जो नारा दे रहा स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन उस नारे को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए कितने लोग कॉन्शियस हैं? मतलब हम सरकार को बहुत आसान है कि हम लोग गाली दें या सरकार के बारे में बुरा भला कहें, लेकिन कमियां कहाँ आ रही हैं? हम अपने अंदर भी तो नहीं झांक रहे हैं। एक प्रधानमंत्री किसी देश का लाल किले से बोल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। वो लाल किले से बोल रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हर आदमी पेड़ लगाए। स्वच्छता आपने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री का नारा रहा है, हमेशा से एक एजेंडा रहा है। बिल्कुल। ये मतलब लोग तो इतने इंस्पायर हो गए थे उनके इस इनिशिएटिव से, कई लोगों ने तो अपने पार्टी का मोटो ही झाड़ू रख दिया था। बिल्कुल। इससे इंस्पायर, अब आई डोंट नो कि किससे इंस्पायर हुए। बिल्कुल। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। तो मतलब सरकार अपना काम कर रही है और बड़े अच्छे से कर रही है। पिछले 8-10 साल में आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ। सोलर में आप देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लेके आए, जिसके ऊपर सब्सिडाइज तरीके से लोगों को सोलर पैनल मिल रहे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और हरियाणा में आप जाओ, पंजाब में आप जाओ, खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं वहाँ भी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। जो ट्यूबवेल है वो सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार के एफर्ट्स में कमी रही है। जो कमी रही है वो कम्युनिटी लेवल एफर्ट्स पे बहुत बड़ी कमी रही है। क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं कम्युनिटी में भी रहता हूँ और मैं सरकार के साथ भी तालमेल से काम करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि कमियाँ कहाँ हैं और उसके बेसिस पे ही मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हवाई में बोल दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैसे हम ब्रिज बनकर कम्युनिटी और सरकार के बीच में काम करें, तो उस तालमेल के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जो नीतियाँ सरकार की रही हैं पर्यावरण को लेकर, वो सराहनीय है। चाहे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो, आप देखो कितने लोग हैं जो सोलर पैनल लगाकर उनका बिजली का बिल भी खत्म हो रहा है। और दूसरा, वो बिजली जो आ रही है पावर प्लांट से कोल बर्न होके, कितना सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, कितनी एयर पोल्यूशन हो रही है, वो बिजली हम यूज कर रहे हैं। लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी स्कीम लेके आए, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं। जो COP28 में भी डिसाइड हुआ था कि नेट जीरो हमें होना है। कैसे होना नेट जीरो? ऐसे होना है। ये कदम है नेट जीरो होने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि आपको वो सोलर स्कीम्स अवेल करनी है नहीं करनी है।
लेकिन आपको वही है कि आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर बात आ जाती है। स्वच्छ भारत अभियान, आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, आसपास की जो एरिया है वहाँ पे कचरा मत फैलाइए। हर साल की कहानी है ये, हाँ, ये हर नैरेटिव साल ऐसा ही ही होता चलता है ये। बिल्कुल तो मतलब मैं तो पिछले 10 सालों से हूँ एनसीआर में, बिल्कुल। हर साल मैंने देखा है अराउंड दिवाली, जी या तो लोग पटाखों को ब्लेम करेंगे, दिवाली के टाइम पे दिल्ली सरकार पटाखों पे बैन लगा देगी, बिल्कुल। तो उसके बावजूद पोल्यूशन होता है दिवाली के टाइम पे। तो या तो लोग पराली पे ब्लेम करते हैं या फिर फैक्ट्रीज, मतलब ब्लेम गेमिंग ही चल रही है। वेदर एज एन एक्टिविस्ट में बात कर लूँ, एज अ गवर्नमेंट में बात कर लूँ, सिटीजन तो पिस ही रहा है, जो भी है आम आदमी बिल्कुल तो उसमें तो क्या ही करेगा। बिल्कुल। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं, वो ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं इस चीज़ में, विच इज़ वेरी राइट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द अनदर क्वेश्चन सैंडी। इसी में AQI की जैसे अभी आप बात कर रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो 600-700 भी चला जाता है। और इसमें जब हम PM2.5 PM10 की बात करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि जिसका डायामीटर 2.5 mm होता है, उससे कम होता है, या PM10 जिसका डायामीटर 10 mm होता है, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो हवा के साथ मिक्स होकर क्या होता है, हमारे हवा में हम ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं वो अंदर चला जाता है बॉडी, जिसकी वजह से एलर्जी, अस्थमा, अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो एक नेचुरल फिल्टर भी दिया है भगवान ने हमें, हमारी नाक के अंदर जो बाल होते हैं, तो डेट इज़ द नेचुरल फिल्टर, मतलब एयर प्योरीफायर नहीं है, लेकिन भगवान ने फिट करके भेजा है कि हवा जाए अंदर, सांस लें, फिल्टर होके जाए। बट PM2.5 PM10 इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो हमारा मतलब नाक भी फिल्टर नहीं कर पाती है उनको। तो ये अभी सरकार, जैसे अभी दिल्ली में यमुना के ऊपर भी थोड़ा सरकार एक्टिव हुई है, यमुना का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, काफ़ी एक्टिवली इंगेज हुए हैं पर्यावरण को लेकर भी। अभी धीरे धीरे कम्युनिटी लेवल पे स्कूल्स में कैसे ग्रीन कवर बढ़ाएं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसे ग्रीन कवर बढ़ाएं। क्योंकि क्या है कि अगर मैं कार्बन को प्रैक्टिकली सिंपल भाषा में समझूं, कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोड ट्रैफिक बढ़ रहा है। और एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं, कार्बन एब्जॉर्प्शन वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि जो ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ गए आप मेरी बात? कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, कार्बन एब्जॉर्प्शन घट रहा है। तो ये एक्चुअल क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, या तो हम फॉरेस्ट कवर बहुत बढ़ाएं और कार्बन एमिशन थोड़ा थोड़ा कम करते आए। मतलब कार्बन एमिशन आपको कम करना पड़ेगा, जो नेट जीरो वाली बात हमने की, और जो प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है जो एफर्ट हो रहे हैं, और साथ में प्लांटेशन, फॉरेस्ट कवर, रिस्टोरेशन, रिवाइल्डिंग, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता रहे। क्योंकि कार्बन को जो एब्जॉर्ब करते हैं अल्टीमेटली वो प्लांट्स ही करते हैं। अंडरस्टूड। दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन सैंडी, अगर हमारा पॉडकास्ट कोई यंग, एक यूथ, युवा देख रहा है, बिल्कुल, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो आज से या कल से कोई एक ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दे जो कि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल साबित हो? तो ऐसी क्या छोटी से छोटी वो आप क्या एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं किसी आम आदमी को या युवा को स्पेशली, कि वो इजीली फीजिबली उसको परस्यू कर सके? तो मेरा सभी युवाओं से एक ही संदेश है, आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली जो आपकी जिम्मेदारी है, आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन युग है, लेकिन लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है कम्युनिटी लेवल पे, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। चाहे कचरा निवारण की बात है, चाहे एयर पोल्यूशन की बात है, चाहे बाकी मुद्दों की बात है। तो सबसे पहले मैं यही संदेश देना चाहूँगा हर युवा को, आप एक जिम्मेदार नागरिक बने देश के, तभी विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है। और बात रही पर्यावरण की, तो एक बहुत छोटा सा काम आपको करना है। आपके मम्मी पापा मंडी से फल सब्जियां लेके आते होंगे, और वो टमाटर अलग थैली में लाते होंगे, आलू अलग थैली में लाते होंगे, मिर्च अलग थैली में लाते होंगे, और महीने के आखिरी में इतना बंडल बन जाता होगा आपके पास, और साल में तो वो आपका केजीज में बन जाता है वो पॉलीथीन आपके किस काम आता है? या तो सर्दियों में आप उसको जला देते हो डायरेक्ट, या कचरे वाले के पास चला जाता है, जहाँ पे भी वो रिसाइकिल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास इंफ्रा की बहुत कमी है।
50-60% ही रिसाइकिल हो पाता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कपड़े का एक थैला आपको सिलवा लेना है या मार्केट से ख़रीदना है। आपके मम्मी पापा को वो गिफ्ट कीजिए, आप उनको बोलिए कि अब से सब्जी और फल आपको इसके अंदर लेके आने हैं। तो आप साल का बहुत ज़्यादा पॉलीथीन और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और सिंगल यूज़ पॉलीथीन कचरा कम कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट एक्शन आप अपने घर से शुरू कीजिए। ये मत बोलिए कि हवा को साफ सरकार करेगी, ये मत बोलिए कि कचरा निवारण सरकार करेगी। वो एक हमारी सोच डेवलप हो गई, कचरा हम लोग जनरेट करते हैं, और जब कचरे वाली गाड़ी आती है और कचरे वाले भैया लेने आते हैं, बोलते हैं कि कचरे वाला आ गया, जबकि उस कचरे वाले ने वो कचरा जनरेट नहीं किया। उस कचरे वाले का कचरा नहीं है, वो कचरा हमारा है। तो असल में कचरे वाले कौन हुए? जिन्होंने वो कचरा फैलाया, जिन्होंने वो कचरा प्रोड्यूस किया, यूज किया, जिन्होंने वो कंज्यूम किया। तो असल में कचरे वाले हम सब हैं जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कचरा उठाने आते हैं वो कचरे वाले नहीं हैं, वो आपका फैलाया हुआ कचरा लेके जाते हैं। तो उनको सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, और आप कचरे को सेग्रीगेट कीजिए। जैसे कि आपका फल हैं, सब्जियों का जो वेस्ट है, उसको आप या तो लावारिस जानवरों को खिला सकते हैं, या उसको कंपोस्ट करके खाद बना सकते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन जब बात प्लास्टिक पॉलीथीन की आती है तो वो आपको सेग्रीगेट करना ही चाहिए, और कम से कम कट डाउन कर दो उस सोर्स को, कपड़े का थैला यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये छोटे छोटे 2-3 चीज़ें हैं, आप ये 2-3 चीज़ें करोगे तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप अकेले को नहीं करना, 125 करोड़ लोग हैं, और उसमें से 50-60 करोड़ तो यूथ होगा ही, क्योंकि हम युवा देश हैं, युवा शक्ति है भारत के अंदर। तो युवा शक्ति अगर वो 50-60 करोड़ 125 करोड़ में से ये काम करेगी, तो एक एक आदमी, मैं नहीं बोल रहा आप एनजीओ से जुड़ो, आप लोगों को मोबिलाइज करो, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो, दूसरों का दूसरों पे छोड़ दो, बदलाव आ जाएगा। सच अ ब्यूटिफुल थॉट सैंडी। मेरे को अगर मान लीजिए किसी को भी आपकी इस जर्नी से या इस कॉज से जुड़ना है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर कॉज? हमसे जुड़ने के लिए देखो, हमें किसी से डोनेशन नहीं चाहिए। पहली चीज़ मैं सबको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। आप फ्री टाइम में वॉलंटियरिंग कर सकते हैं हमारी प्लांटेशन ड्राइव में, रिस्टोरेशन ड्राइव्स में, रिवाइल्डिंग ड्राइव में। अभी इको फ्रेंडली लाइब्रेरी बना रहे हैं फरीदाबाद में हम लोग, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल कलेक्ट करी हमने लोगों के घरों से, और जिनकी हेल्प से हमने वर्टिकल गार्डन बनाया। उसके साथ साथ हमने डायरेक्ट रिप्लेसमेंट किया गवर्नमेंट स्कूल्स में पॉली बैग्स का कपड़े के थैले से, और सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल का मेटल बोतल से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना समय हमें देना है, जितना भी हो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आपको जब भी समय लगता है आप हमारे अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, किसी भी हिस्से में रहते हो। सो दिस ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन सैंडी, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव आपकी संस्था और कहाँ कहाँ पे एक्टिव है? दिल्ली गुड़गांव के अलावा हैदराबाद में हमारी एक छोटी सी टीम है, मुंबई में छोटी सी टीम है, पुणे में हमारी टीम है, नांदेड़ में हमारी टीम है, शिमला में है, कुनिहार में है, चंडीगढ़ में, मतलब काफ़ी सारे लोकेशंस पे हैं। इम्फाल में है, वहाँ पे वांग लीड कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की है। तो मल्टीपल ज्योग्राफी को टच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता, कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी एथनिसिटी, अलग अलग लोग, कबाइल लोग। अगर आप लद्दाख में जाएंगे तो अलग अलग ट्राइब्स हैं, मतलब छोटा सा स्टेट है, 3 लाख की पॉपुलेशन है, और 7-8 अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, इतना डाइवर्सिटी है हमारे देश में। और फिर भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं उस भारत में। इन द एंड हम सब भारतीय हैं। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वही है कि इन सब लोकेशन पे हम कर रहे हैं। और मेरा सपना है कि मैं हर गांव में, मतलब मैं उस लायक भगवान मुझे बनाए कि मैं हर गांव में काम कर पाऊँ, हर स्टेट में काम कर पाऊँ। कोई बाउंडेशन नहीं, ये पूरा देश मेरे लिए घर है, और ये पूरा देश मेरा परिवार है, चाहे झारखंड है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे हरियाणा है। तो जैसा कि मैंने जाति के जैसे बैरियर तोड़ा है, जातिवाद का, धर्मवाद का बैरियर तोड़ा है, ऐसे ही क्षेत्रवाद का बैरियर भी मैं तोड़ना चाहता हूँ, और जो मैं तोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जो आप देखेंगे हरियाणा से जो मुहिम शुरू हुई, उसको मैंने लिमिटेड नहीं रखा गुड़गांव या हरियाणा तक। मैंने कोशिश की जितनी मेरे से हो सकती थी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम आदमी हूँ, आम घर से उठा हुआ हूँ, किसान परिवार से।
पर मेरा यही है कि जाति और धर्म के साथ साथ जो क्षेत्रवाद का जो बैरियर है उसको भी मैं तोड़ूं। कहीं ना कहीं जो बहस चलती है कि आप केरला में हैं, आप ये भाषा बोलो, आप तमिलनाडु में तमिल बोलो, तो ये एक नैरेटिव काफ़ी बार चलाने की कोशिश होती है, अलग अलग पॉलिटिशियन चलाते हैं। तो राजनीति को आप अलग रखें, लोगों को जोड़ने का काम करें। भाषा चाहे कोई भी हो, वो लोगों को जोड़ती है। तो राजनीति को आप लोगों से अलग रखिए और राजनीति हावी ना हो जिससे लोग टूटें जुड़ने की बजाय। तो यही है मेरा संदेश सभी को। बहुत ही प्यारा थॉट। सो संदीप, अगर आपको अपनी लाइफ को एक हैशटैग में समझाना हो या एक कोई मोटो देना हो 3 वर्ड का, तो क्या होगा वो? अगर मैं मोटो दूं या एक हैशटैग दूं तो मैं वॉरियर कहूँगा खुद को। हैशटैग वॉरियर। हाँ, हैशटैग वॉरियर, क्योंकि उसका कारण है मैं बचपन में गांव में रहा, पढ़ाई के साथ हालात ऐसे थे, इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता है फार्मर्स की कैसी होती है। स्कूल में जाना, स्कूल से फ्री होके खेत में जाना, खेत में काम करना और सारी चीज़ें करना जो भी फार्मिंग में होती हैं, सब हाथ से करी हूँ मैंने। पशुपालन में भी हाथ बटाना, तो वो भी एक लड़ने जैसी सिचुएशन होती है हालातों से। तो वहाँ भी वॉरियर वाला ही एक आप समझ सकते हो कि कैसे वॉरियर बन के लड़े हम। उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए आ जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। जिस सिचुएशन में जहाँ 99% लोग दम तोड़ देते हैं, वहाँ पे मैं लड़ा और इस तरीके से लड़ा भगवान से कि मैं अपनी ज़िंदगी वापस गिफ्ट में लेके आ गया उनसे। तो ये लड़ाई है मेरी दूसरी। और तीसरी लड़ाई समाज के अंदर जो मैं लड़ रहा हूँ, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन और इंडिया हेल्थ केयर के माध्यम से। और पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों ही बड़े अहम मुद्दे हैं, मैं दोनों को पैरेलल लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आज भी गांव में, देहात में आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर से जुड़ी स्क्रीनिंग्स नहीं है। तो वो कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए, कैसे लोगों तक लेके जाया जाए। तो यही है मेरा अल्टीमेट जो विज़न है, लोगों की मैं सेवा करता रहूं जितनी भी मेरी ज़िंदगी है। तो जो दूसरी ज़िंदगी मैंने लड़के वापस लिए भगवान से, मैं वो लोगों को देना चाहता हूं उनकी सेवा करके। सैंडी, इन ये जो 2 आपकी एनजीओ फाउंडेशंस हैं, इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो फंड्स लगते होंगे वो कैसे आप प्रोक्योर करते हो? क्या उसमें आप गवर्नमेंट आपकी कोई मदद करती है या आप क्राउड सोर्सिंग करते हो? उसके बारे में बताइए। जब मैंने एनजीओ की शुरुआत की तो अकेला आदमी, खाली जेब, जिसके ऊपर हंसी के अलावा कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। मतलब खाली जेब और बहुत बड़ा विजन और अकेला आदमी। दुनिया हंसेगी या क्या करेगी उस इंसान पे? तो मेरे ऊपर बहुत लोग हंसे हैं, बहुत लोगों ने अपोजिशन किया है, फैमिली ने भी, रिलेटिव्स बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत अपोजिशन मैंने सहे हैं। और बहुत लोगों की हास्य का भी मैं विषय बना हूँ। सब मजाक उड़ाते थे, अकेला आदमी फार्मिंग बैकग्राउंड से आता है, सोशल वर्क करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा, सोशल वर्क में तो खुद से पास से ही लगाना होता है, ये होता है, वो होता है, हज़ारों बातें मतलब सुनी मैंने। बट अगर मैं फ़ंड की बात करूं, जब मैंने अकेले शुरू किया तो कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन किया मैंने और वॉलंटियरिंग बेसिस एक्टिविटीज़ के साथ शुरू किया। तो वॉलंटियरिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया। उसके बाद धीरे 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 कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। और अभी तो लीडरशिप टीम में भी हम लोग 3 लोग हैं, 2 मेरे को फाउंडिंग टीम में भी मैंने 2 लोगों को ऑन बोर्ड किया है। गौरव मिश्रा हैं, यूपी से ही हैं, ऑल इंडिया कैट टॉपर हैं, वो छोटे से गांव से आते हैं, उनकी अपनी कहानी है स्ट्रगल की। श्रुति चंद है, जर्मनी से पढ़ाई करके आई है, वो महाराष्ट्र से है। कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर या रिलेटिव नहीं है मेरे किसी भी एनजीओ में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। नेपोटिज्म मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। वही लोग हैं जो स्ट्रगल करके आए हैं, जो डिजर्व करते हैं। तो फंड्स अभी सरकार से भी आ रहे हैं हमें प्रोजेक्ट, CSR फंड भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल कॉरपोरेट भी सपोर्ट करती हैं। फंड रेजिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं लोगों से, क्योंकि लोग हमें अपना टाइम दे दें, अपनी एनर्जी दे दें, मुझे लगता है वो ज़्यादा कीमती है पैसे से। जो मैं मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लोगों से नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चला रही है, तो ऑलरेडी एनजीओज़ के लिए बहुत पैसा गवर्नमेंट में भी अलोकेट होता है। CSR में ही अराउंड 35,000 करोड़ का एनुअल बजट स्पेंड होता है।
तो मुझे नहीं लगता कि 35,000 करोड़ कम बजट है, और सरकार का भी 20-30 हज़ार करोड़ रुपए हर साल एनुअल खर्च होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो, अलग अलग मिनिस्ट्री में, एनजीओज में। तो लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे एनर्जी और टाइम दें। बाकी सरकार तो ऑलरेडी सहयोग कर ही रही है, तो मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अलग अलग कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे विजन और मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फंड के बदौलत हम लोग अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। I'm glad that you are able to create such a positive impact in the society and for the cause जिसके लिए आप और आपकी टीम काम कर रही है। I really wish all the best and मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा पकड़ा है, इसको आप बहुत आगे तक ले जाएं। एंड आई एम श्योर एक दिन कॉन्शियस लेवल पे हम सब आम पब्लिक जितने भी इन्वायरमेंट को लेके जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको सीरियसली लें, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने आप को सीरियसली लें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, इतना रिस्पॉन्सिबल बनाएं एटलीस्ट कि जिससे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक ड्राइंग कंपटीशन या एसे राइटिंग या डिबेट कंपटीशन का टॉपिक बन के ना रह जाए, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाए। बस इसी उम्मीद में मैं होप करता हूँ कि हमें वो दिन जल्दी देखने को मिले। एंड I had a wonderful time talking to you, Sandeep. Thank you for coming to the Hindustan Chapters podcast show, and thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत आभार प्रशांत जी। और ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान की पूरी टीम को मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनकी कहानियां जो छुपी हुई हैं किसी कोने में, वो ऐसी कहानियाँ आप लेकर आते रहो और लोगों के सामने रखो ऐसी कहानियाँ, ताकि लोग भी इंस्पायर हों, लोगों को भी सीखने को मिले। और ज़रूर जब लोग सीखेंगे तो करेंगे भी, पूरी कोशिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप भी उस इम्पैक्ट का पार्ट हैं। मतलब जो कहानियाँ, जो ग्रास रूट पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम जब लोगों के सामने आप लेके आ रहे हो तो लोगों को आप सिखा रहे हो, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हो, जिससे प्रेरणा लेकर वो भी काम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ज़रूरी नहीं कि एनजीओ से जुड़ के ही किया जाए। Well, let's hope for that. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you.